नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज तिवारी। लोकसभा चुनाव बहुत करीब है और लोकसभा चुनाव करीब आते ही तमाम नेता अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं, तमाम समाज सेवी अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्षेत्र की समस्याओं को जान रहे हैं। इसी क्रम में यमुना पार इलाहाबाद लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता संगम मिश्रा जी से आज मेरी मुलाकात हो गई। आप एक शिक्षाविद हैं, समाजवादी, समाज सेवी हैं और आप क्षेत्र में जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या स्थिति है। उसके अलावा इनके शुरुआती जिंदगी के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, डॉक्टर संगम मिश्रा के बारे में। चलिए हम लोग बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर संगम मिश्रा एकाएक मतलब छा गए, हर तरफ चाहिए तो ये होता है कि लोग एक बार पूछते हैं कि डॉक्टर संगम मिश्रा कौन है, जो नहीं जानते हैं, जो जानते हो तो जानते हैं। मैं सिर्फ शुरुआती जिंदगी के बारे में जानना चाह रहा था कि शुरुआती जिंदगी आपकी कैसी रही। मनोज जी, मैं इसी पवित्र भूमि में पैदा हुआ हूँ, पला बढ़ा हूँ। जी जी। और मैं जब अपना कैरियर शुरू किया तो आईएएस भी बन सकता था। मैं थ्रू आउट टॉपर रहा हूँ। मुझे याद आ रहा है कि मैं 10th क्लास में जब फर्स्ट डिवीजन लिया था, 160 बच्चों में तो केवल 3 बच्चे फर्स्ट डिवीजन आए और उसमें आई वॉज वन ऑफ देम। लोग आसपास के लोग देखने आ गए थे कि फर्स्ट डिवीजन, ये लड़का फर्स्ट डिवीजन आया। मैं आज भी पढ़ाई लिखाई वो दृश्य भूलता नहीं। 5वीं बोर्ड हुआ करता था, यूपी बोर्ड, और 8वीं बोर्ड हुआ करता था। 5वीं में हमारी 4थी पोजीशन थी पूरे डिस्ट्रिक्ट में। मतलब बचपन से ही आप पढ़ने में से मैं मेधावी रहा। फिर एक जो सपना होता है इलाहाबाद के लोगों का या पूर्वांचल के लोगों का कि आईएएस बना जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आईएएस और आईपीएस में मैं एक बार दिया, प्रीलिम्स में आ गया। फिर दूसरी बार दिया तो मेन एग्जामिनेशन में आ गया। क्या बात। फिर इंटरव्यू में रह गया। फिर मैंने कहा कि नहीं, अब मैं आईएएस नहीं बनूंगा, मैं आईएएस क्रिएट करूंगा, आईएएस को बनाऊंगा। शैक्षणिक संस्थान की तरफ आप। उसके बाद मैंने शैक्षणिक संस्थान शुरू किया और 250 बच्चों से शुरू किया। सबसे पहला स्कूल कौन सा था? सबसे पहला स्कूल हमारा जयपुर में था। अच्छा। जयपुर में 250 बच्चों से हम लोगों ने शुरू किया था 1974 में। अच्छा। हमारे बड़े भाई साहब थे, उन्होंने शुरू किया और उसके बाद 1-2 स्कूल चलता रहा। फिर उसके बाद 1981 में मैं आया, 1 साल 2 साल आईएएस का एग्जाम दिया। फिर 1981 में हमने शुरू किया और भाई साहब के साथ मिल करके उनका मार्गदर्शन रहा और मैं फिर 250 बच्चों से शुरू किया, 300 बच्चे हुए, 500। आजकल आज बच्चे जो है पौने 2 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। कहा जाता है कि सैकड़ों संस्थान है संगम मिश्रा जी के पास। क्या हमारे पास नहीं है शैक्षणिक संस्थान है। एक हमारा एक पैशन था, एक जुनून था, एक जज्बा था कि शिक्षा में काम करने का। और शुरू से मैं शिक्षा में काम किया, मेहनत किया, परिश्रम किया। आज आप लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं यमुना पार से, इलाहाबाद लोकसभा सीट से। 2014 और 2019 में कहाँ थे आप? 2014 तो आप हो चुके रहे होंगे। हमको मुझे याद है कि जब भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, श्यामाचरण गुप्ता जी को सपा से लाके देना पड़ा। जब भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहे थे, डॉक्टर रीता जोशी को दूसरी पार्टी से लाके देना पड़ा, तो डॉक्टर संगम मिश्रा कहाँ थे? राजनीति में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। मुझे याद है कि 2009 में माननीय कृष्णलाल अडवाणी जी ने टेलीफोन हमको किया। हाँ, उन्होंने टेलीफोन किया था कि आप चुनाव लड़िए। मेरा परिवार गोरखपुर में एक परिवार रहता है, वहां पर हमारे बड़े भाई साहब ने चुनाव लड़ा था 1993-94 में। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी, जब कोई जानता नहीं था भारतीय जनता पार्टी, तब चुनाव उन्होंने लड़ा था। और चुनाव लड़ करके ठीक है, बहुत कम वोटों से हम लोग हार गए, लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं था, कोई जानता नहीं था। मैं डॉक्टर साहब राजनीति पर बात करूंगा, थोड़ा सा मैं और एकेडमिक उस पर बात करना चाहता हूँ। अच्छा, आपके एकेडमी से किस तरीके के बच्चे निकले और उनकी देखिए, हमारे पूरी दुनिया में अभी तक 1,30,00,000 करीब बच्चे पढ़ करके निकल चुके हैं और दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जहां हमारे बच्चे नहीं पहुंचे हों। भारत में
करीब करीब लगभग सभी जगहों में हमारे बच्चे, ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे इंजीनियर्स हो, हर जगह छाए हुए हैं, हर जगह फैले हुए हैं। 200 बच्चे, हमारे 200 से अधिक बच्चे नीट में इस बार ही आए हैं, इसी साल आए हैं। क्या बात है। ये 200, 500, 300 बच्चे नीट में और IIT में हर साल ही करीब करीब। जब कहीं कोई डीएम बनता होगा तो आपको लगता है तो मेरे यहाँ का पढ़ा हुआ बच्चा। बहुत सारी घटनाएं हमारे साथ हुई हैं कि आकर के और प्लेन में मैं जाता हूँ, सर आप मिश्रा सर हैं, मैं आपके यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, मैं वहाँ पर हरदोई में आजकल डीएम हूँ। मतलब एक मैं सही घटना बता रहा हूँ, मैं जा रहा था तो वहाँ भीड़ लगी हुई थी तो मैं रुक गया, तो डीएम साहब कोई घटना हुई थी तो डीएम साहब आए, बोले लगे सर मिश्रा सर कहाँ जा रहे हैं? हमने कहा बस मैं जा रहा था। बोला मैं विधान वर्मा हूँ और मैं आपके यहाँ से पढ़ा हुआ हूँ, मैं डीएम हूँ हर दिन। क्या बात है। अब मैं क्या कहूँ, क्योंकि सबके सामने वो पैर नहीं छू पाता था, लेकिन जो उसका सम्मान देने का तरीका था मुझसे मैं समझ गया। तो ये बातें हमको अक्सर हम लोग बच्चे किसी भी क्षेत्र में हम चले जाए, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए, किसी भी, अरे सर आप कैसे आए? डॉक्टर साहब देखिए, शैक्षणिक संस्थान तो बहुत हैं, लेकिन शैक्षणिक संस्थान की जो क्वालिटी है उसको मेंटेन रखना, ये कहाँ तक कैसे जो है संभव होता है? यही हम लोगों ने किया है, एक व्यवस्था बनी हुई है। हमारे साथ बहुत सारे एजुकेटर हैं। मैं अपने आप को श्रेय नहीं देता हूँ, मैं अपनी पूरी टीम को श्रेय देता हूँ। मेरा टीम वर्क अच्छा है। मैं अक्सर कहता रहता हूँ लोगों से कि अब तक की कामयाबियों को मैं तुम्हारे नाम करता हूँ, तुम्हारी लगन को झुककर सलाम करता हूँ। क्या बात। तो मैं हमेशा अपनी टीम को इसका श्रेय देता हूँ। मेरा योगदान इतना ही है कि मैं एक व्यवस्था के रूप में व्यवस्था चलाता हूँ। मतलब ये जो संस्थान इतने हुए, इतने बच्चे सफल हुए, क्वालिटी मेंटेन है, इसमें आपके टीम का जो है बड़ा हाथ, बहुत बड़ा हाथ। अच्छा डॉक्टर साहब, और मैं भाग्यशाली हूँ कि मुझे टीम में काम करने वाले बहुत अच्छे लोग, सब लोग मिल गए, चाहे वो प्रिंसिपल्स हों, चाहे दूसरे एजुकेटर हों, चाहे स्टाफ मेंबर हो, चाहे वो शिक्षक हों, सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान। अच्छा बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपकी राजनीति में आने की रुचि कैसे हुई? जैसे कभी आपने बताया कि 2014 में या 2019 में। भाई साहब के देहांत के बाद मेरे ऊपर दायित्व था कि मैं इस पूरे अपने जो संस्थाएं हैं उसको चलाऊं, संस्थान समूह को चलाऊं, और उसको हम लोगों ने अनवरत किया। अब तो हमारे बच्चे आ गए हैं, हमारे भतीजे आ गए हैं, सब लोग कर रहे हैं, बहुत सारे एजुकेटर लोग जुड़ गए हैं। बिल्कुल। और कहते हैं ना कि लोग मिलते गए कारवां बनता है, तो कारवां बन गया है और एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस हो गया है। राजनीति में हमारी, उसके बाद से राजनीति में हमारी रुचि बढ़ी। अच्छा, अब आप राजनीति को रुचि ले रहे हैं और इलाहाबाद में खूब दौड़ रहे हैं। इलाहाबाद के 5 विधानसभा में दौड़ते होंगे, दक्षिणी है, मेजा है, करचना है, बारा है, कुराव है। आप सबसे पहले तो हमको बेसिक समस्या बताइए। इन 5 विधानसभा आपको बेसिक समस्या क्या लगती है? हो सकता है डिफरेंट हो, कुराव में कुछ समस्या हो, बारा में कुछ समस्या हो, मेजा में कुछ हो, शहर दक्षिणी में कुछ हो, करचना में कुछ। मनोज जी, मैं आपको बहुत एमटी शो को बहुत बधाई इस बात के लिए देता हूं कि आप बहुत जागरूक हैं जी। थैंक यू। और इस तरह के प्रश्न, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। मैं सब जगह घूम रहा हूं जी, मैं सब जगह देख रहा हूं, पूरे 5 विधानसभाओं में जा रहा हूं जी जी। और मैंने देखा है जब बहुत पीड़ा होती है, आत्म मंथन जब करता हूँ तो बहुत पीड़ा होती है कि सुदूर गांव में जाकर के, संसारपुर, आप कोरोना में संसारपुर जाइए, चाहे शंकरगढ़ एरिया में जाइए, लोगों को पानी की समस्या है, लोगों को बिजली की समस्या है। बिजली के पोल पहुंच गए हैं लेकिन तार नहीं खींचे। जहाँ तार लगे हुए हैं वहाँ पोल भी हो गए, वहाँ नहीं। ये आप किसकी कमी मानते हैं? आपकी सरकार तो कहती है कि साफ हर जगह बिजली है, हर जगह खंबे है, सरकार की कमी आप नहीं मानते? नहीं, सरकार की कमी तो नहीं है ये, क्योंकि उन्होंने सारी व्यवस्था दे दी। मैं समझता हूँ कहीं न कहीं ब्यूरोक्रेसी प्रशासनिक अधिकारियों की या उससे जुड़े हुए लोगों की समस्या है। और मैं अपने आप को मानता हूँ कि वहाँ के लोगों की भी कमी है, जागरूकता नहीं है उनमें। एक गरीब गांव का जो गरीब आदमी होता है वो पहुंच नहीं पा रहा है अधिकारियों तक, वो अपनी बात कहता है। तो उसके लिए हमारी जो व्यवस्था बनी है, ग्राम प्रधान है, SDO है और विधायक हैं,
उन तक पहुंचाए। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सब लोग अपना अभी आपने संसारपुर का नाम लिया, राजबली जैसल बहुजन समाज पार्टी के 3 बार विधायक रहे और संसारपुर में ही उनका डिग्री कॉलेज है और वो तो कहते बहुत काम किया, लेकिन यहाँ वो पिछड़े रहे। राम कृपाल कोल आप ही की पार्टी के विधायक है, 2 बार से है। एक बार अभी टिकट भी कट गया था पिछली बार, लेकिन मिल गया। वो लोग भी ध्यान नहीं देते हैं। नहीं, ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं, मैं नहीं कहूंगा कि ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन अब होना चाहिए जो नहीं हुआ, पहुंच नहीं पा रहे हैं। कई बार ये जहां तक पहुंच चलिए मैं सभी से निवेदन करूंगा कि वो गरीबों की, जो किसान हैं, मजदूर हैं, मजलूम हैं, उनको तक, समाज की अंतिम पीढ़ी तक पहुंचे। देखिए, अंतिम पीढ़ी तक जब तक नहीं पहुंचेंगे, उनकी बात को सुने। मैं जब जाता हूं तो कंधे पर हाथ रखे, वो बोल भी नहीं पाते। वो ऐसी समस्या उनकी को अपनी बात को कह नहीं पाते। उनका कम्युनिकेशन स्किल इतना मजबूत नहीं है, उनका संप्रेषण की क्षमता इतनी नहीं है। में देखिए आदिवासी ज्यादा हैं, 12 में भी कुछ आदिवासी ज्यादा हैं, उनकी अपनी समस्याएं हैं, आज तक किसी ने ध्यान नहीं दिया। बोल नहीं पाते और कह नहीं पाते उनकी। अगर मान लिया आप सांसद बनते हैं तो उनकी समस्या कैसे हैंडल करेंगे? बिल्कुल, मैं एक एक घर पर जाऊंगा, एक एक जगह जाऊंगा, वहीं चौपाल लगाऊंगा। मेरा ये मानना है कि वो उनको हम यहाँ ना बुला करके वहीं बैठा करके उनको चौपाल और उनको कंफर्टेबल बनाऊंगा, उनको इस लायक बनाऊंगा वो अपनी बात कह सकें। उनकी बात जब तक सुनी नहीं जाएगी, उनको हम कंधे पर हाथ रख के, किसी गरीब आदमी के, मजदूर आदमी के कंधे पर हाथ रखिए। आर्थिक रूप से जो कमजोर है, गरीब तो नहीं, गरीब मैं नहीं जानता, वो दिल का बहुत मजबूत हो सकता है, लेकिन एक जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसके कंधे पर हाथ रखिए, उससे पूछिए बाबा क्या हाल चाल है, कैसे बात मैडम सब बताइए तो सही, तो वो अपनी बात बताएगा, कहेगा। सर मैं ये जानना चाह रहा था, आप शिक्षा संस्थान से जुड़े हुए हैं, ये 5 विधानसभाओं में कह लीजिए कि क्या नहीं लगता कि यमुना पार में एक बहुत बड़ा विश्वविद्यालय होना चाहिए या शैक्षिक संस्थान का ये कमी बहुत महसूस हो रही है। आप देखिए कि शिक्षण संस्थान, मेरा जो प्राथमिकता होगी, शिक्षण संस्थानों पर ध्यान देंगे हम। 50 कम से कम 50 विद्यालयों को, जो गवर्नमेंट स्कूल के विद्यालय हैं, उनकी स्थिति बहुत खराब है। उनमें जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नहीं है। भवन निर्माण से लेकर के फर्नीचर से लेकर के, कंप्यूटर से लेकर के, उनकी जो जितनी मूलभूत सुविधाएं हैं उनको सही करेंगे। उसके बाद हम जितने शिक्षक हैं, हमारे शिक्षक बंधु हैं, आज भी मैं मानता हूं कि जो गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसमें शिक्षक बहुत अच्छे हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी वहाँ शिक्षा का स्तर, लेकिन शिक्षा का स्तर बहुत गिरा हुआ है। इसलिए वो काम नहीं करते हैं, काम नहीं करना चाहते हैं, उनको मोटिवेशन नहीं होता, उनको प्रेरित नहीं। प्राइवेट स्कूलों में कम पैसे पर पढ़ाते हैं टीचर, और बच्चे बहुत अच्छा होता है पढ़ने में, और वेल ट्रेंड टीचर जो है वो सरकारी स्कूल में केवल कार्यशैली उनको बताना है, उनकी कार्यशैली बताई जाए, उनको मोटिवेट किया जाए, उनको इंस्पायर किया जाए, उनको प्रेरित किया जाए कि आपका जो दायित्व है, आपकी जो जिम्मेदारी है बच्चों को पढ़ाने के लिए। और जब तक स्थानीय लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा। मनोज जी, हमारा बच्चा जहाँ पढ़ता है, आपका जब बच्चा जहाँ पढ़ता है, तो आप हमेशा जागरूक रहते हैं कि टीचर अच्छा पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, प्रिंसिपल साहब ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, शिक्षक अच्छे हैं कि नहीं है। तो जब तक स्थानीय लोगों को जोड़ा नहीं जाएगा, उनको स्थानीय लोगों को जोड़ेंगे, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनको जोड़ेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों को जोड़ेंगे, उनको धीरे धीरे मोटिवेट करेंगे, उनको धीरे धीरे प्रेरित करेंगे, तो निश्चित रूप से मुख्य धारा में आएंगे। और वही बच्चे जो कि हम और आप, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूलों से ही पढ़े थे। बिल्कुल, आखिर गवर्नमेंट स्कूल के टीचर वही तो टीचर बिल्कुल बहुत अच्छा पढ़ाते थे, बड़ी निष्ठा के पूर्वक काम करते थे। तो जब वही निष्ठा उनमें आएगी तो शिक्षा का स्तर वहाँ। अच्छा सर, मैं विश्वविद्यालय की जहाँ तक बात कर रहे हैं, हमारी और भी एक प्राथमिकता, विश्वविद्यालय तो का स्तर तो बड़ा होगा ही, बनेंगे, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं, मैं आ रहा था, स्वास्थ्य पर भी आ रहा था, चलिए बता ही दीजिए। स्वास्थ्य सेवाओं पर हमने गांव में क्या है, देखिए शहर के लोग जो पैसे रुपए वाले हैं, या गांव के लोग जो पैसे रुपए वाले हैं, वो तो आ जाते हैं इलाहाबाद में, काम प्रयागराज में अपना इलाज करवा लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन जो गांव के लोग जो पहुंच नहीं पाते हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए हमने जो सुविधा सोचा है, वो हर जगह ब्लॉक में कम से कम
2 जगहों में हर ब्लॉक PSC में होना चाहिए। हमारी मोबाइल वैन रहेगी जिसमें सारी सर ये मोबाइल बैंक तक तो ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा था जैसे जिगना से लेकर के इलाहाबाद मतलब प्रयागराज की दूरी, या फिर जो है आप ले लीजिए संसारपुर का ही नाम लिया जो बॉर्डर है मिर्जापुर और इसका, उससे यहाँ की दूरी इतनी ज्यादा है। फिर आप ले लीजिए वहाँ प्रतापपुर ले लीजिए, आपको नहीं लगता कि एक एम्स जैसा जो है बड़ा अस्पताल यमुना पार में अगर हो तो लोगों को इतनी दूर ना आना पड़े? मान ले किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को ब्रेन हेमरेज हो गया, किसी को दुर्घटना हो गई, यहाँ आते आते बेचारा एक्सपायर हो जाता। मनोज जी, प्रयागराज का दुर्भाग्य है कि एम्स जो यहाँ आ रहा था, अब मैं नहीं कहूँगा किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता कि एम्स जो आना चाहता था आ रहा था नहीं आ पाया, हमारी कमजोरी। लेकिन एम्स जैसे संस्थान यहाँ खोलेंगे। देखिए एम्स के लिए सर देखिए जमीन है अपने यहाँ, तो तमाम पथरीली जमीन है, तमाम ऐसी जमीन है जहाँ कमी है ही नहीं है। अपने यहाँ जमीनों की कमी नहीं है। लोग कोशिश करते हैं कि शहर में ही आए। शहर में क्यों आया? एम्स कहीं भी आप बना दीजिए, सब सब जाएंगे। हाँ बिल्कुल, सेंटर पॉइंट पे बनाइए, आप क्षेत्र के सेंटर में बनाइए ताकि सब लोग लाभान्वित हो उससे। अगर आप क्या सोचते हैं कि अगर 12 में बन जाए या अरे सर कुरान में भी एम्स बन जाए तो यहाँ से लोग जाएंगे, दक्षिणा में बन जाए तो क्या शहर के लोग नहीं आएंगे? जाएंगे, सब जाएंगे भाई। एम्स एक बहुत बड़ी चीज है। जमीन की कमी तो हमारे यहाँ कहीं है ही नहीं। फिर आप अगर सांसद बनते हैं, इच्छा शक्ति की कमी, मान के चले डॉक्टर संगम मिश्रा सांसद बनते हैं तो एम्स की स्थापना होगी। बिल्कुल होगी, बिल्कुल होगी। मैं ये नहीं मानता कि केवल एम्स के समकक्ष बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जिनका जो यहाँ पर। आपने मोबाइल चिकित्सा वैन की बात की, अमिताभ बच्चन ने कभी इस कंसेप्ट को चालू भी किया था। मैं एक चीज और कहूंगा, मोबाइल वैन के साथ साथ मैं एयर कंडीशन बस बनवाऊंगा, कम से कम 5 एयर कंडीशन बस बनवाऊंगा जिसमें डॉक्टर के साथ साथ जो मूलभूत जो पैथोलॉजी की जितनी। ये पैसा कहाँ से आएगा? पैसा मैं दूंगा सांसद निधि से, अपने पास सांसद निधि से। देखिए सांसद निधि से जो पैसा आएगा वो तो सांसद निधि में जाएगा, वो तो उसके लिए भी है। लेकिन ये मेरा पैसा रहेगा, हमारा पैसा रहेगा, हमारे सोसाइटी का, हमारे ट्रस्ट का पैसा रहेगा। मनोज जी, मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ पैसे के रुपए में, लेकिन मैं इतना सक्षम हूँ, ईश्वर ने, हमने, भगवान ने जी हमको इतना सक्षम बनाया है। हाँ, ये काम कर सकते कि मैं सर ठीक है। ये तो आपको एक डोनेशन या सामाजिक काम कर रहे हैं, चैरिटी वाला काम कर रहे हैं सरकार को छोड़ के, सांसद निधि से अपने छोड़ के। अब मैं समस्याओं की बात करूं तो यमुना पार में जो है रोजगार की समस्या, यमुना पार में पहले नैनी में औद्योगिक एरिया था जिसमें तमाम उद्योग बंद हो चुके हैं। अभी BPCL तो भी बंद हुआ है जस्ट। आप बताइए, मेजा कताई मिल, आप ही के जो है लोकसभा क्षेत्र की बात है, मेजा कताई मिल की समस्या इतनी वो है और हर सरकार कहती हम चलवाएंगे, आज तक नहीं चलवा पाई। ये रोजगार को लेकर के आप कितना चिंतित हैं अपने क्षेत्र में? मैं आपके MT चैनल के माध्यम से मनोज जी, मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जो लैंड है, जो जमीनें हैं, बहुत बहुत पड़ी हुई। मैं समझता हूँ कि जमुना में पानी की कमी नहीं है। अगर जमुना में पानी की कमी भी होगी तो चंबल से लाएगा। मैंने प्लान किया हुआ, एक प्रोजेक्ट बना रखा है कि चंबल से पानी आएगा और रिफाइनरी आएगी। रिफाइनरी के लिए तो 12 में जमीन भी अधिकृत है। रिफाइनरी आएगी, 12 में रिफाइनरी जमीन है, उसको तैयार करके मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रिफाइनरी यहाँ पर लाऊंगा, निश्चित रूप से रिफाइनरी लाऊंगा। जगह अधिकृत है 12 में, जगह चिन्हित है और जगह वैसी पड़ी हुई है। रिफाइनरी क्यों नहीं आई? पानी की कमी से जमुना में पानी की कमी है। जमुना में चंबल से पानी लाया जाएगा। आगे आने वाले समय में अगली बार हमारे राजस्थान में हमारी सरकार बनने जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। चंबल से यहाँ पर जमुना में पानी आएगा और पानी अगर कांग्रेस की फिर बन गई तो गहलोत की नहीं बनेगी ना। मैं जानता हूँ राजस्थान में हमारे 48 स्कूल हैं, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से और पूरी तरह से। हमारे मीडिया रिपोर्ट तो ये है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब जगह जो है कांग्रेस की बनने जा रही है। अच्छा, राजस्थान में, चलिए राजस्थान में आप इलाहाबाद लोकसभा से सांसद, मैं इलाहाबाद लोकसभा पर और बात करना चाह रहा था। उद्योगों की बात आपने, रिफाइनरी तो बोल दिया, नहीं औद्योगिक एरिया के क्या उद्योग नहीं चालू होने चाहिए? बिल्कुल चालू होने चाहिए।
उस पर अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन उस पर अध्ययन करूँगा तो उसको भी चालू कराने। एक समस्या और है, मैं आपके नज़र में डालना चाह रहा हूँ, जिसको आपने नहीं बताया है। मेजा में सिरसा से लेकर के लाक्षागृह तक एक पुल गंगा जी पर बहुत जरूरी है। हर साल पीपे का पुल बनता है, दुर्घटनाएं होती हैं, लोग मरते हैं। हो रहा है, आगामी प्रोजेक्ट है। हाँ प्रोजेक्ट है, लेकिन काम नहीं हुआ इतने सालों से। नहीं अभी देखिए, अभी हमारा 2025 में सारा जो हमारा कंसंट्रेशन है वो 40 से 50 करोड़ लोग यहाँ आ रहे हैं। 50 करोड़ लोग आ रहे हैं, कुंभ होने जा रहा है। तो अभी सारा हमारा जितना जो भी राज्य सरकार का हो चाहे केंद्र सरकार का हो, सारा कंसंट्रेशन, सारा जो सोचने की जो भी हम सोच रहे हैं अपने को यहाँ पर, क्योंकि कुंभ ऐसा है कि कुंभ इतना पॉपुलर हो गया है। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने आध्यात्मिक वातावरण को, आध्यात्मिक पर्यटन को इस कदर बढ़ाया है, इतना अच्छा बना दिया है कि आज पूरे विश्व के लोग कुंभ में आने के लिए तैयार हैं। हाँ, मैं भी पूछना भी चाह रहा था, भाजपा अगर धर्म का नाम ना ले तो राजनीति नहीं कर सकती। ये तो आस्था तो सबकी है। नहीं, खाली भाजपा ही आएंगे नहाने कुंभ में, वो तो भाजपा से गैर विचारधारा के लोग ही तो आएंगे। तब ये बात तो ये ठेकेदारी भाजपा क्यों लेती है? भाजपा की क्या कहाँ आ गई? ये तो आस्था की बात है। यहाँ ये तो कोई भी सरकार होती तो कुंभ लग जाती। श्रद्धा की बात है, लेकिन पर्यटन को आप नहीं समझते हैं कि देश का प्रधानमंत्री जा करके महाकाल में जाकर के दर्शन करता है। सर, स्थानीय पर्यटन की बात करें, मंदिर को महात्मा बुद्ध कौशाम्बी में, आप ये बताइए कौन सा प्रधानमंत्री नहीं, महात्मा बुद्ध प्रधानमंत्री महाकाल। सर, मैं जब आप मिनिस्टर बन जाएंगे तो पूरे देश की बात करूंगा। अभी आप लोकसभा अगर इलाहाबाद की बात करूं या इलाहाबाद जिले की बात करूं तो कौशाम्बी में महात्मा बुद्ध के बड़ा जो है चर्चा, महात्मा बुद्ध आते जाते थे। कौशाम्बी को पर्यटन स्थल कहीं नहीं बना दिया, विश्व से लोग हमें कौशाम्बी का वहां जाते हैं बनारस। महात्मा बुद्ध को मानने वाले विश्व के लोग बनारस जाते हैं, लेकिन कौशाम्बी नहीं आते हैं। तो सरकार को तो करना चाहिए था ना। बन रहा है, उस पर भी विचार होगा। अच्छा, नहीं है, उस पर भी तो आप ये बताइए, आप तो इलाहाबाद लोकसभा से संसद की तैयारी कर रहे हैं, रीता बहुगुणा जोशी तो सांसद हैं वर्तमान में, इसका मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया। हम कब मना कर रहे हैं? ये किससे कहा कुछ नहीं किया? उन्होंने काम किया है, काफी काम किया है। मतलब डॉक्टर संगम मिश्रा जी का कहना है कि रीता बहुगुणा जोशी को पार्टी इस बार टिकट नहीं देगी। नहीं, मेरा कुछ नहीं कहना है। मैं कौन होता हूँ कहने वाला? मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मुझे अगर कोई दायित्व मिलता है तो ठीक है, मैं उसको दायित्व नहीं। इलेक्शन तो आप लड़ेंगे, मैं किसी के विषय में कोई कुछ भी नहीं कहना चाहूंगा। डॉक्टर साहब चुनाव लड़ेंगे ना? अगर भारतीय जनता पार्टी इस लायक समझती है हमको कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए तो मैं निश्चित रूप से चुनाव इसलिए नहीं लड़ूंगा कि मुझे सांसद बनना, चुनाव इसलिए लड़ूंगा बदलाव मैं यहाँ के लोगों को नहीं, यहाँ के लोगों की, यहाँ की जन समस्याओं को समाधान करने में पूरा जी जान करें। आज तक मैंने बहुत काम किया है। मुझे देश विदेश में, हमारा कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ मैं नहीं गया हूँ, जहाँ मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं की। हर जगह करीब करीब गया हूँ मैं। लेकिन अब पूरा जीवन का जो हमारा जो समय है पूरा संगम में जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। बिल्कुल, मैं अपने प्रयागराज में अपने अरे डॉक्टर साहब जैसे कि हमने तो बहुत चीजें आपसे पूछना चाहिए, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में और तमाम चीजों के बारे में। यमुना पार के लिए, इलाहाबाद के लिए डॉक्टर संगम मिश्रा जी ने और क्या योजनाएं अपने दिमाग में सोच रखी जो हम आपसे जान न पाए? एक तो मिल्स और फैक्ट्री रहूंगा मैं, मेरा भी कुछ, मैं कहना नहीं चाहूंगा कि, लेकिन मेरा भी कुछ अपना व्यक्तित्व है। एक व्यक्ति के रूप में मैं बहुत दूसरी जगहों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ अपने माध्यम से यहाँ पर रोजगार लाऊं, यहाँ पर फैक्ट्रीज और मिल्स लाऊं, जो कि यहाँ नहीं है, जो लोग सोच भी नहीं पा रहे हैं, वो मिल्स और फैक्ट्रीज। मतलब हेमवती नंदन बहुगुणा के बाद डॉक्टर संगम मिश्रा का उद्योग के क्षेत्र में नाम होगा। किसी से मेरा कोई कंपैरिजन नहीं है,
इसी से नहीं मेरा मैं यहाँ आया हूँ एक लंबी लाइन खींचने के लिए। बिल्कुल, बहुत जैसे अभी मैं एक लाइन बोलूं तो आप विदेशों में आपके तमाम उद्योगपतियों से भी संबंध है, मैं समझता हूं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, समय आने दीजिए, यही मेरा यही। और यहाँ मंत्री है फॉरेन इन्वेस्टमेंट के, नंदी जी, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट इलाहाबाद में नहीं आ पा रहा है, और डॉक्टर संजय मिश्रा अगर एक सांसद रहते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। यही कहने का मतलब है, आने दीजिए, समय आने दीजिए। अरे 2 महीने अगर मुझे दायित्व मिला, मुझे जिम्मेदारी मिला, तो एक मॉडल के रूप में, एक आदर्श के रूप में इस क्षेत्र को बनाऊंगा, ताकि लोग आकर के देखें कि ऐसा भी क्षेत्र होता है। डॉक्टर साहब ये बताइए, समाजवादी पार्टी कमजोर नहीं है यमुना पार में? क्या लगता है आपको? आप तो कहाँ समाजवादी पार्टी है, कहाँ? क्यों, सांसद रहे हैं उसके, रेवती रमन जी 2 बार सांसद रहे हैं। रेवती रमन जी बहुत अच्छे नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं। फिर लड़ जाएंगे सपा से? समय की बात है, उनका समय मेरे ख्याल खत्म हो गया है, उनका समय नहीं है। रेवती रमन जी बहुत जमीनी, मतलब आपको लगता है 2024 इलेक्शन में भाजपा ही जीतेगी? ठीक है, भाजपा ही जीतेगी यमुना पर? भाजपा ही जीतेगी, भाजपा की सीट है और भाजपा ही जीतेगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं है। मैं रहूं या दूसरा है, जिस तरीके से माहौल बन रहा है, इंडिया गठबंधन आया हुआ है, कितनी संभावना लग रही है आपको 2024 में सरकार बनने? ये जो INDIA है, इंडिया नहीं, आप INDIA है जी जी, इसका कोई औचित्य नहीं है। आने वाले समय में अभी आप कल देखिए नीतीश कुमार जी कब छटक जाएं उसमें से, कब हट जाएं, कोई भरोसा। तो भोज में बुलाया गया था, शिष्टाचार बस नहीं, वहाँ शरद पवार अलग हो रहे हैं, नीतीश कुमार अलग हो रहे हैं, भाजपा ये सोच रही है, ममता जी का कोई लेना देना नहीं है, केजरीवाल साहब एकदम कहते हैं कि हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारा इसमें निभेगा ही नहीं। कुल मिला के भाजपा यही चाहती है कि ये लोग एक होकर न लड़े। राहुल गांधी तो चला देंगे, विदेश में है, यहाँ G20 चल रहा है, आप सोच लीजिए G20 चल रहा है, जहाँ पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हो रहा है, भारत को की जय जयकार हो। अगली बार ब्राजील का होगा, भारत नहीं, G20 तो हर साल हर जगह होता रहता है ना। आप ऐसा नहीं होगा। भारत में जिस बखूबी से, जिस अच्छे ढंग से जिस चीज को सारे लोग आए हैं, जितना खुश होकर के गए हैं, जितना प्रसन्नता व्यक्त किया है, उसमें भारत का नाम। G20 की एक उपलब्धि है, वो व्यक्ति जिस INDIA का जो सदस्य है, ब्रसल्स में बैठा हुआ, यूरोपीय दौरा कर रहे हैं, ब्रसल्स भारत का नेता यूरोपीय दौरा कर रहा है, कुत्तों को पकड़ रहे हैं भारतीय नेता। ये कोई बात हुई? क्या बचकानी वो बात किसी है? संवैधानिक, ये सब बच्चों वाली बातें हैं कि G20 चल रहा है, इतने सारे देशों के राष्ट्राध्यक्ष आ रहे हैं, भारत की जय जयकार कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि यूरोपीय दौरा कर रहे हैं, कि दिल्ली में कुत्तों को पकड़ लिया गया। ये क्या बचकानी बात है? ये बचपना है। अच्छा नेताजी, चलिए आपसे बहुत बातें हो गई हैं, और आप इलाहाबाद लोकसभा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आपका इंटरव्यू और भी करते रहेंगे। मैं एक बार पुनः आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, लेकिन जनता यही है कि मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ नेता बन के जीऊँ, मैं लोगों के बेटा और भाई बन के रहना चाहता हूँ, परिवार का सदस्य बनना चाहता हूँ। एक बार परिवार का सदस्य बन गया तो लोगों को ये विश्वास पैदा हो जाएगा कि संगम मिश्रा के माध्यम से हम कोई भी काम, हर तरह का काम करवा सकते हैं, और यही मैं बनना चाहता हूँ। एक सवाल मेरा और रहेगा, सांसद बनने के बाद लोगों से मिलना बहुत कठिन हो जाता है, हर विधानसभा में आप कैसे प्रतिनिधि रहेंगे कि जो सांसद की तरह काम करें? प्रतिनिधि तो जो रहेंगे, मैं खुद भी हमेशा अवेलेबल रहूंगा। मैं जमीनी व्यक्ति का स्क्रैच से शुरू किया, हमने करियर अपना स्क्रैच से शुरू किया। कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ मैं, बहुत साधारण व्यक्ति हूँ। मेरा जो व्यक्तित्व है बहुत साधारण रहा है। ये है कि कर्मशील रहा हूँ, व्यक्ति रहा हूँ। आपको मालूम नहीं, जब मैं इतना मेहनत कर किया हूँ मैं, कि जब मैं सुबह उठता था तो मैं देखता था कि आज सोया हुआ था, किस जगह मैं सोया हूँ। मुझे 1 मिनट 1 सेकंड 5 सेकंड लगता था कि मैं आज किस जगह सोया हूँ। मतलब उदयपुर सोया हूँ, गोरखपुर सोया हूँ, कि इलाहाबाद सोया हूँ, कि लखनऊ सोया हूँ। हमेशा यात्रा में ही रहते थे। 2 दिन यहाँ, 2 दिन वहाँ, 1 दिन वहाँ, 1 दिन यहाँ देखना पड़ता है। और आज भी हमारी वही कार्य क्षमता है।
आज भी हमारी ये कार्यशैली है। तो हम वर्कहॉलिक हैं। तो इलाहाबाद को समय दे देंगे? कर्म के प्रति हम हमेशा सजग रहते हैं, इसलिए इलाहाबाद जो जमुना पार्क क्षेत्र है, मैं खुद जाऊंगा, सब जगह एक एक घर घर भी जाऊंगा, पैदल 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर रोज मैं पैदल चलता हूँ, एक एक घर घर में मैं जाऊंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा और वहीं अधिकारियों को मैं बता देना चाहता हूँ कि अधिकारियों को वहीं बुला करके उनकी समस्याओं का समाधान। चल टुमारो नेवर कम्स, नहीं साहब कल नहीं, आज जो कल करे सो आज कर, टुडे कल करे सो आज कर। चलिए डॉक्टर साहब, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी। और मैं एक बार पुनः एमटी टॉक शो को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है और ईश्वर करें कि इसी तरह से आप लोग सजग रहें, लोगों को सजग बनाएं, लोगों को जागरूकता पैदा करें, लोगों में यहाँ की आम जनता में जागरूकता पैदा करें, ताकि एक अच्छे व्यक्ति का चुनाव हो। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे डॉक्टर संगम मिश्रा जी, जिन्होंने बताया कि मेहनत के बल पर उन्होंने हजारों बच्चे पैदा किए जो आज देश की सेवा कर रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारी बन करके, डॉक्टर बन करके, इंजीनियर बन करके। आपका विजन है कि इलाहाबाद से जनता अगर मौका देती है, पार्टी मौका देती है और सांसद बनते हैं, तो वे ऐसा काम करेंगे कि जो इतिहास में लिखा जाएगा। आगे भी हम डॉक्टर संगम मिश्रा से आपकी मुलाकात करवाते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, उनका इंटरव्यू लेते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी की इजाजत, देखते रहिए एमटी टॉक शो।